तो हाय गाइस, वेलकम टू इनफ्राइट एजुकेशन आपके खुद के चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड 19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड 19 सारी कंट्रीज को हिट करने के बाद सारी कंट्रीज जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ी और उसके वजह से जो है इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है और उसके वजह से ग्लोबल आउटपुट जो है आईएमएफ का डेटा वो क्या कहता है अपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आगे की वीडियोस की मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पिछले वीडियोस की भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल inflight_edu को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कोविड 19 जैसे ही सारी कंट्रीज को हिट किया उसके बाद सारी कंट्रीज जो हैं वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ी। और लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का एक ही रीज़न था, फ्लैटनिंग द कोविड 19 कर्व। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही कोविड 19 किसी कंट्री को हिट करता है तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस रेट ऑफ ग्रोथ को कम करने के लिए सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया ताकि उनका हेल्थ केयर कैपेसिटी जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो उस वजह से जो है रेट ऑफ ग्रोथ को कम करने के लिए सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया ताकि हेल्थ केयर पे जो है पूरा का पूरा जो है लोड ना आ जाए, ताकि ताकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कोविड 19 के पेशेंट्स को पूरी तरीके से हैंडल कर सके। अगर वो लॉकडाउन की तरफ ना बढ़ती तो हो सकता था कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इक्विप ना हो और 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 वो हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर जाए। उसी को अवॉइड करने के लिए सारी कंट्रीज लॉकडाउन की तरफ बढ़ गई और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उस लॉकडाउन फेज में इक्विप करने के तरफ बढ़ी ताकि ताकि आगे कुछ अगर समस्याएं आए तो उसको अच्छी तरीके से टैकल किया जा सके। तो इंडिया का भी यही आउटलुक था। और अब उस वजह से लॉकडाउन के वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है वो दिखने लग गया है। हेल्थ केयर को कोप अप करने के लिए जो उन्होंने एक्शंस लिए उसका रिपल डाउन इफेक्ट है वो इकोनॉमी पे दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहाँ पे बोला है कि लॉकडाउन फ्लैटन द कर्व करने के लिए कहा था, उसके वजह से जो है सारे बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ा और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। लॉकडाउन का मूल कारण ये था कि अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उतनी तरीके से इक्विप कर पाएँ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे दिखा क्योंकि सारी बिज़नेसेस शट थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शट थी, तो उसके वजह से जो है रेवेन्यूज़ आना कम हो गया और उसके वजह से जॉब लॉसेस भी होने लगे। तो अब हम जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। मेजरली हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे ये चार सेक्टर्स: ऑयल एंड गैस सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आपको मैं बताऊं कि ये सिर्फ यही सेक्टर्स नहीं है जिन पे इम्पैक्ट आया है, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है और ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी हैं जिन पे कोविड 19 ने इम्पैक्ट किया है। पर इस वीडियो में ये चार सेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि कैसे कोविड 19 इम्पैक्ट करता है सेक्टर्स को, और ताकि आप अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो और उसको अप्लाई करो दूसरे सेक्टर्स में इम्पैक्ट को कैसे निकालें वो जानने के लिए। कैसे कोविड 19 सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, और आप एक्सट्रापोलेट कर पाएँ कि दूसरे सेक्टर्स पे कोविड 19 ने कैसे अपना इम्पैक्ट डाला होगा। तो पहला सेक्टर जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर। आप देखोगे जैसे ही पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जैसे ही ग्रोथ बढ़ी उसके वजह से जो डिमांड है क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की वो बढ़ती रही और उसके वजह से जो है ग्लोबल क्रूड प्राइसेस भी बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखो ईरान इराक का क्राइसिस के बाद शार्प फॉल आया, यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक शार्प फॉल, अरब स्प्रिंग के बाद शार्प फॉल, वही अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोविड 19 के क्राइसिस के बाद भी एक शार्प फॉल आया है। तो ये शार्प फॉल इसीलिए आता है क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत कम हो जाता है और उसके वजह से जो है ग्लोबल क्रूड प्राइसेस भी कम हो जाएंगे।
तो आप देखोगे कि अब हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर करेंगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 में आया था और ये 2020 का कोविड क्राइसिस, उन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। आप देखोगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त जो है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक फॉल आया था बहुत बड़ा, लेकिन कोविड 19 के क्राइसिस के बाद जो फॉल है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो आईएमएफ ने इसी कारण से प्रेडिक्ट किया है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है कोविड 19 क्राइसिस का, वो 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा होगा। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन था कि क्यों क्यों जो है वो जो अपना क्राइसिस है कोविड 19 क्राइसिस, क्यों वो इतना बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। दूसरा सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। यूएनडब्ल्यूटीओ का डेटा है जो जो कहता है कि क्योंकि सारी कंट्रीज लॉकडाउन की तरफ बढ़ी, उसके वजह से जो है सारी टूरिस्ट प्लेसेस को शट डाउन करना पड़ा और अप्रोक्सीमेटली 96% ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सारे वर्ल्ड में, वो अभी रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर है। तो वहाँ लोगों का आना जाना ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो ही है पूरी तरीके से। 96% वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन पूरी तरीके से शट डाउन है। तो इसके वजह से जो है लोग वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो इसका आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जो ओयो और मेक माई ट्रिप जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं, जो होटल बुकिंग्स और ये सब में डील करते हैं, उन लोगों का रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्लाइन हुआ है और वो इस सिचुएशन में उनको आगे आगे बिजनेस करना अभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है आगे, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा लॉसेस से गुजर रही थी। तो टूरिज्म सेक्टर के इम्पैक्ट के वजह से एविएशन सेक्टर पे एक रिपल डाउन इफेक्ट आया है, क्योंकि क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस बंद है, वहाँ के होटल्स, टूरिस्ट प्लेसेस का रेवेन्यू, सारी चीज़ें डाउन है और उसी वजह से जो लोग हैं वहाँ पे जाना बंद कर दें और वहाँ पे लोग जाते हैं वाया वाया द एविएशन रूट, वाया द एयर रूट। तो तो उस तो टूरिज्म एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट एविएशन रेवेन्यूज़ पे दिखा है। जैसा कि आपको पता है कि जो जो कोरोना वायरस का जो एपी सेंटर था दैट वाज चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और एशिया पैसिफिक में ओवरऑल 30% का रेवेन्यू लॉस हुआ है। बाकी जगहों पे भी रेवेन्यू लॉसेस हुए हैं एविएशन सेक्टर को। अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स, और ये बहुत बड़ा लॉस है और ये बहुत ही, अगर लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ता है तो ये लॉसेस और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे। तो दूसरा सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको मैं बताऊं, अप्रैल के महीने में जो मारुति सुजुकी का जो सेल्स था इंडिया में, ओवरऑल नील था, मतलब जीरो सेल्स हुआ है ओवरऑल मंथ ऑफ अप्रैल। जीरो सेल्स हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और चौथा सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसका हम लोग इम्पैक्ट गेज करने के लिए हम लोग मेटल्स की डिमांड पे फोकस करेंगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि मार्च के क्वार्टर में मेटल्स का डिमांड है वो शार्पली डिक्लाइन है, क्योंकि मेटल्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद हो गई, उसके वजह से मेटल्स का डिमांड भी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बताऊँ कि चाइना में जो है मेटल्स का डिमांड सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो क्योंकि चाइना सबसे पहले लॉकडाउन में गया, उसके वजह से भी जो है मेटल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सबसे पहले देखने को मिला है। और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो एक अनफॉर्मल सेक्टर है। यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो डेली वेजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसकी वजह से जो है अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़ीरो हो जाए, रेवेन्यू ज़ीरो हो जाए, अगर प्रॉफिट मेकिंग अगर बिल्डर्स का कम हो जाए, उसके वजह से जो है जॉब लॉसेस भी होने लगेंगे। तो जो मजदूर हैं उनके जॉब्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गए। अगर मैं डेटा बताऊं इंडिया का, तो 27% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इन द मंथ ऑफ अप्रैल देखा गया और ओवरऑल जीडीपी भी इस साल का 4.2% रहने वाला है। जीडीपी ग्रोथ भी इस साल 4.2% रहने वाला है, विच इज़ द लोएस्ट इन 11 ईयर्स। तो आई होप आपको ये इम्पैक्ट ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसी को आगे लेके जाने के लिए हम लोग आईएमएफ का डेटा पे अब फोकस करते हैं, जहाँ पे आईएमएफ ने ये 2020 ईयर में जो ग्रोथ होने वाला है उसको प्रेडिक्ट किया है। आईएमएफ ने बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी 3% से इस साल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और एडवांस इकोनॉमी सब पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, चाइना, ये सारी इकोनॉमीज 1% से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो आपको इस चार्ट से एक चीज़ पता लगती है कि ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस साल ग्रो करेगी। आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आईएमएफ ने जब ये डेटा निकाला था मार्च के महीने में, तब कहा था कि इंडिया की ग्रोथ अराउंड अबाउट 2% होगी, विच विल बी मोर देन एनी अदर कंट्री इन एशिया। लेकिन आरबीआई ने जो डेटा कहा है, आरबीआई ने जो प्रेडिक्ट किया है 2020 ईयर के लिए, वो कहा है कि हमारा ग्रोथ भी नेगेटिव होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इसके वजह से पूरा एशियन इकोनॉमी भी क्रैश करेगा, ये पूरा एशियन इकोनॉमी का ग्रोथ भी कम रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। तो और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 2009 क्राइसिस से, वहाँ पे भी हमारा जो है ग्रोथ नेगेटिव नहीं रहा था। तो इसी वजह से जो है आईएमएफ ने कहा है कि ये जो इम्पैक्ट होगा दिस विल बी वर्स देन द 2009 क्राइसिस। और इसका रीज़न ये भी है कि 2009 में सिर्फ फाइनेंशियल एंटिटीज जो थी जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, उन पे इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन इस कोविड क्राइसिस का इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स पे हुआ है। हमने अभी अभी सारी चीज़ें डिस्कस की, कैसे सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट कोविड-19 ने अपना दिखाया है और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे आ गई बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो उसी वजह से ये वर्स्ट एवर इन रिसेंट टाइम्स, वर्स्ट एवर ग्रोथ रेट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा इन रिसेंट टाइम्स। बिकॉज इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर पे, बहुत सारे सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं या आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं अगला वीडियो का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।